अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने नर्सिंग रिसर्च के फर्स्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका फिफ्थ चैप्टर, रिसर्च प्रॉब्लम, पर्पसेस एंड हाइपोथेसिस। ठीक है। इसके बेसिक 3 पार्ट्स हैं, यहाँ पे आपको शो भी हो रहे होंगे। पहले हम पढ़ेंगे रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिसर्च पर्पस क्या होता है। ठीक है। और लास्ट पे हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये हम कैसे डेवलप करते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है। अच्छा, रिसर्च प्रॉब्लम से पहले अब यहाँ पे एक टर्म है रिसर्च टॉपिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रिसर्च टॉपिक क्या है और रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। ये डिफरेंस आपने याद करना है। जो रिसर्च टॉपिक है ना, वो हमारे पास एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ब्रॉड इशू है, जो कि नर्सिंग से रिलेटेड है। मतलब कि हम इसमें नर्सिंग रिसर्च पढ़ रहे हैं ना, तो या आपने स्पेसिफिकली नर्सिंग को जो है इसमें स्पेसिफाई करना है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास ब्रॉड इशू या ब्रॉड कंसेप्ट क्या क्या आ सकता है, इसमें एग्जांपल दी हुई है जैसे कि एक्यूट पेन। ठीक है। अब जो पेन हमारे पास क्या है, एक ब्रॉड टर्म है। इसके आगे फर्दर तो सब टॉपिक्स बन सकते हैं, जैसे कि पेन की क्या कॉजेज हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या मैनेजमेंट है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है। तो आगे फर्दर इससे डिफरेंट टॉपिक्स अराइज हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास मेजर जो टर्म होती है ना, मेजर इशू होता है, उसको हम कहते हैं रिसर्च टॉपिक। ठीक है। आगे हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, क्रोनिक पेन मैनेजमेंट। ठीक है। कोपिंग विद इलनेस, ये हमारे पास एक ब्रॉड इशू है, ब्रॉड टॉपिक है। उसके बाद हेल्थ प्रमोशन। ठीक है। अब हेल्थ प्रमोशन भी हमारे पास एक ब्रॉड टर्म है, इसमें आगे फर्दर डिफरेंट टॉपिक्स आ सकते हैं, फर्दर डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास आपने याद क्या करना है, रिसर्च टॉपिक के ब्रॉड कंसेप्ट और इशू है नर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है। आपने 7 एग्जांपल दे देनी है। उसके अलावा अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो रिसर्च टॉपिक है ना, उसके आगे फर्दर रिसर्च प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है। उसके अंदर फर्दर रिसर्च प्रॉब्लम होती है, जिसको हम रिसर्च के थ्रू या फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडीज के थ्रू इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है। उसके ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो रिसर्च टॉपिक है उससे ही आगे फर्दर रिसर्च प्रॉब्लम जनरेट होती है। ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद अब देखें तो हमारे पास अब इसकी जो है ना कंपोनेंट्स बताए हुए हैं, कैसे कैसे ये आपस में लिंक करते हैं। पहले हम ये नीचे से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी इसका क्या मकसद, यहाँ पे इसका बनाने का क्या मकसद है और ये आपस में कैसे लिंक करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है। पहले हमने देखा रिसर्च टॉपिक क्या होता है और रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली क्या है। ये हमारे पास एक एरिया ऑफ कंसर्न होता है, जो कि हमारे पास कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी रिसर्च जो है ना, हमारे पास कोई भी टॉपिक है, कोई इशू है, उसमें कोई गैप है ना, नॉलेज में या प्रैक्टिस में गैप है, उसको हम कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है। अब जैसे कि हम स्टडी करते हैं इसमें नर्सिंग से रिलेटेड, तो नर्सिंग से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस में या नॉलेज में गैप आ रहा है, जो हमें एरिया ऑफ कंसर्न मिल रहा है, उसको हम कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है। अब जो रिसर्च प्रॉब्लम है, इसके आगे फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं, पहले है सिग्निफिकेंस। ठीक है। उसके बाद है बैकग्राउंड और थर्ड पे है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, अब इनमें क्या क्या हमने इसमें क्या करना है, सिग्निफिकेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है किसी भी प्रॉब्लम की। ठीक है। जैसे कि अब हम कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे हमने लिया कि एनजी ट्यूब है। ठीक है। एनजी ट्यूब के बारे में हमने देखना है कि हम इसका चाह रहे हैं कि हमने स्टडी करनी है, इसका कितना नॉलेज है नर्सिस को, या इसकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो रही है नर्सिंग सेटिंग के अंदर या क्लिनिकल सेटिंग के अंदर। ठीक है। तो हमने देखना है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमने प्रॉब्लम ली है, जो हमें नजर आ रही है, जो एरिया ऑफ कंसर्न है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है नर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है। या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड। उसके बाद बैकग्राउंड, मतलब जो आपने टॉपिक चूज किया है, जो आपको रिसर्च प्रॉब्लम नजर आ रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके ऊपर कितनी प्रीवियस रिसर्च हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये हमारे पास क्या होता है, गैप होता है नॉलेज के अंदर या प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है। तो ये बेसिक 3 इसके एलिमेंट्स होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है रिसर्च पर्पस। अब रिसर्च पर्पस क्या होता है, ये बेसिक हमारा गोल होता है स्टडी का, या फोकस इसको हम कहते हैं, क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक गोल और फोकस ऑफ अ स्टडी। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अब इसमें क्या बताया हुआ है कि जो हमारे पास 2 टाइप्स की हमने स्टडीज पढ़ी, क्वांटिटेटिव स्टडी और क्वालिटेटिव स्टडी। ठीक है। जो हमारे पास क्वालिटेटिव स्टडी है उसके और पर्पसेस होते हैं, जो हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टडी है उसके और पर्पसेस होते हैं। ठीक है। आगे हम देखें तो ये हमारे पास इसको कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट इसकी टाइप्स की बेसिस पे, इसके पर्पसेस को यहाँ से आगे हम देखते हैं।
पहले बताया हुआ है कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टडीज है ना उसके क्या पर्पसेस हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टडीज है ना उसकी फोर टाइप्स हमने देखी थी। एक हमारे पास होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है, उसके बाद कोरिलेशनल, क्वासाई एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। तो इसकी टाइप्स की बेस पे इसके पर्पसेस बताए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास क्या थी, डिस्क्रिप्टिव टाइप थी रिसर्च की, जो कि थी क्वांटिटेटिव रिसर्च की टाइप थी, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है कि हमने जब किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी वेरिएबल को सिंपल डिस्क्राइब करना हो, ठीक है, मतलब उसको हमने ऑब्जर्व किया, कोई भी फिनोमेना था, कोई भी सिचुएशन थी, कोई भी वेरिएबल था, उसको हमने ऑब्जर्व करने के बाद उसको डिस्क्राइब कर देना होता है, ठीक है। तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, आइडेंटिफाई करना और डिस्क्राइब करना वेरिएबल्स को, ठीक है। और सम टाइम्स जो है वो हम दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप भी देखते हैं इसमें, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में। लेकिन बेसिक हमारा जो है वो डिस्क्राइब करना ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड इसकी टाइप है वो है कोरिलेशनल, ठीक है। ये आपको पता है कि जो कोरिलेशनल स्टडी है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि जब हमने किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान में एसोसिएशन चेक करनी हो, उसमें रिलेशनशिप देखना हो, ठीक है, तब हम स्टडी करते हैं कोरिलेशनल, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ है कि इसकी दो आगे फर्दर टाइप्स बताई होती हैं रिलेशनशिप की, पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। उसके अलावा एक होता है जीरो रिलेशनशिप। तो इसको हम इंडिकेट करते हैं -1 से, फिर जीरो, फिर +1। -1 का मतलब क्या है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान में, +1 का मतलब है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और जीरो का मतलब क्या है नो रिलेशनशिप, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ लिया। उसके बाद जो थर्ड टाइप हमारे पास क्या थी इसकी, क्वांटिटेटिव रिसर्च की, क्वासाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। इसमें हमने इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि इसमें नो रैंडमाइजेशन होती है, ठीक है, रैंडमाइजेशन नहीं होती है, इसमें कंट्रोल कम होता है, रिसर्चर का जो कंट्रोल है वेरिएबल्स के ऊपर वो कम होता है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें इसका पर्पस क्या होता है स्टडी का, कि इसमें हम देखते हैं एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हमने पढ़े थे टाइप्स इसकी, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखना हो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर तब हम स्टडी करते हैं क्वासाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। तो ये इसी का पर्पस है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टाइप है इसकी वह है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, और ये हमारे पास होती है हाईली कंट्रोल सेटिंग के अंदर। इसमें हम रैंडमाइजेशन करते हैं, मतलब जो हम इसमें पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते हैं वो हम रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है। और ये हाईली कंट्रोल स्टडी होती है, ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं वेरिएबल्स का इफेक्ट देखते हैं दूसरे वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फोर टाइप्स की बेसिस पे फोर पर्पसेस बताए हुए हैं, ये आपने ऐसे करने हैं। उसके बाद हम देखें तो आगे हमारे पास क्या है क्वालिटेटिव स्टडी है, ठीक है। इसकी भी हमने चार टाइप्स पढ़ी थी, कौन कौन सी थी। सबसे पहले हमने देखी इसकी फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। उसके बाद हमने देखी थी ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। थर्ड पे क्या थी एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और फोर्थ पे थी एथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है। तो इसी की टाइप्स की बेस पे हमने इसके पर्पस याद करने हैं कि इसके रिसर्च पर्पस क्या क्या है, इसके मेजर गोल्स क्या होते हैं इस स्टडीज को करने के, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं, जब हमने किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सिचुएशन या किसी भी फिनोमेना के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग लेनी हो ना, उसको अंडरस्टैंड करना हो डीप वे में, तब हम स्टडी करते हैं फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। ये आपको पता है कि हम इसमें फिनोमेना को स्टडी करते हैं, किसी भी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च की, वो है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ठीक है। इसमें आपको पता है कि हम थ्योरी जनरेट करते हैं, न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं, तो इसका बेसिक पर्पस यही होता है थ्योरी को डेवलप करना, थ्योरी को जनरेट करना, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास टाइप है एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। इसमें हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक्सप्लोर करना और डिस्क्राइब करना। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को, किसी भी इशू को, या कोई भी कंसेप्ट जो हमने लिया है रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड, जब हमने उसको डिस्क्राइब करना हो, उसको हमने एक्सप्लोर करना हो, ठीक है, या उसके बारे में हमें हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन या कम नॉलेज है तो हम उसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो रिसर्चर्स हैं वो उसके ऊपर स्टडी करते हैं, कौन सी एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टाइप इसकी है एथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है। एथनोग्राफिक हमने पढ़ा था कि इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, किसी भी कल्चर को जब आपने स्टडी करना हो, ठीक है, उसके जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी वैल्यूज बिलीव्स, ठीक है, कस्टम्स वगैरह, उन सबको हमने डिस्क्राइब करना हो, एनालाइज करना हो, तो तब हम स्टडी करते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है। तो इसका बेसिक पर्पस यही होता है कि किसी भी कल्चर को आइडेंटिफाई करके उसको डिस्क्राइब करना, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उसके पैटर्न्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे इसकी टाइप्स की बेस पे पर्पस थे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा रिसर्च टॉपिक क्या होता है,
इसके बाद हमने देखा रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम के तीन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रिसर्च पर्पस। अब रिसर्च पर्पस हमने उसकी टाइप्स की बेसिस पे आगे फर्दर डिस्क्राइब किया, चार चार, जो कि हमने पढ़ी, क्वांटिटेटिव रिसर्च के पर्पसेस और क्वालिटेटिव रिसर्च के पर्पसेस, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्टडी प्रॉब्लम एंड पर्पस। अच्छा, जब हमने किसी भी अपनी जो हमने टॉपिक चूज किया, जो हमने प्रॉब्लम देखी है, उसकी हमने देखनी हो क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो हम क्या क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसकी क्या, उसकी कोई सिग्निफिकेंस है भी कि नहीं है, हम स्टडी कर रहे हैं उसका कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, फ्यूचर में। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसके अंदर फोर क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। अब ये फोर क्राइटेरियाज कौन से हैं, फोर पॉइंट्स कौन से हैं, ये हम देखते हैं। अगर हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके अंदर ये फोर क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं, ये फोर पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं, तो मतलब कि हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो सिग्निफिकेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वो कौन कौन से चार पर्पजेज, सॉरी, चार क्राइटेरियाज है, चार पॉइंट्स है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन टू नर्सिंग प्रैक्टिस। मतलब कि हमने ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम लेनी है, ऐसा टॉपिक लेना है जिसकी, जो कि एप्लीकेबल हो नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। मतलब कि उससे जो है ना पेशेंट को बेनिफिट हो, ठीक है, पेशेंट की हेल्थ प्रमोट होनी चाहिए उस प्रॉब्लम के ऊपर स्टडी करने के बाद, ठीक है। उसके अलावा फैमिली के ऊपर पॉजिटिव आउटकम्स आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। तब हमारी जो प्रॉब्लम है ना, रिसर्च प्रॉब्लम जो हमने सिलेक्ट किया, जो हमने चूज किया, वो सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है। तो मतलब कि इसका बेसिक टर्म क्या हमने यूज किया है कि वो एप्लीकेबल हो नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि वो जो हमने टॉपिक लिया है, जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम ली है, वो इंटरवेंशन फोकस्ड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप कोई ऐसा टॉपिक लो, कि ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम लो जो किसी इंटरवेंशन के ऊपर हो, ठीक है। अब आप कितने इंटरवेंशन पढ़ते आ रहे हैं नर्सिंग के अंदर, इसमें एनजी ट्यूब पास करना है, सक्शनिंग करना है, आईवी कैनुलेशन करना है, ये सारी हमारे पास क्या इंटरवेंशंस हैं, ठीक है। तो अगर हमारी कोई स्टडी इंटरवेंशन फोकस्ड है, तब वो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट होगी, वो प्रैक्टिकल उसको वे में हम अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि पेशेंट की जो सेफ्टी है, क्वालिटी केयर है, वो इंप्रूव होगी, ठीक है। तो इससे पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला क्राइटेरिया है नर्सिंग प्रॉब्लम्स की सिग्निफिकेंस का, सो रिसर्च प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस का, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या है, एक्सपैंड प्रीवियस रिसर्च। मतलब कि हमने रिसर्च जब करनी है, जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम लेनी है, तो हम वो इस वे में करें कि उससे जो प्रीवियस रिसर्च है वो एक्सपैंड हो, ठीक है। मतलब कि जैसे अब पहले एक टॉपिक है, एक टॉपिक हमने कोई भी लिया, उसके बारे में पहले इतनी रिसर्च हो चुकी है, उसके बारे में जो भी लिटरेचर रिव्यू है ना, वो सारा हमने रीड कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद जब हम स्टडी करते हैं तो वो उसके अंदर ऐड हो जाता है ना, मतलब जो हमने स्टडी की, जो हमारे रिजल्ट्स आए, जो हमारी फाइंडिंग्स आई, तो वो उस टॉपिक के अंदर वो हम ऐड कर रहे हैं कि हमने फर्दर ये स्टडी किया है, ये हमारी सजेशंस हैं, ये रिकमेंडेशंस हैं, ये लिमिटेशंस हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उस प्रीवियस रिसर्च को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम फर्दर इन्हांस कर रहे हैं। तो अगर हमारा जो टॉपिक है, जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, वो फर्दर रिसर्च को इन्हांस कर रही है, उसको एक्सपेंड कर रही है, तो मतलब कि हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड हमारा क्राइटेरिया है, प्रमोट्स थ्योरी टेस्टिंग और डेवलपमेंट। मतलब कि हमने ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम लेनी है जिससे आगे फर्दर उसको हम स्टडी करके थ्योरी को टेस्ट कर सकें और थ्योरी को डेवलप कर सकें, ठीक है। एक इसका ये क्राइटेरिया है। उसके बाद क्या है, फोर्थ, एड्रेसिस नर्सिंग रिसर्च प्रायोरिटीज। अच्छा, अब ये इसमें फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्राइटेरिया इसका इंपॉर्टेंट है। ये कैसे है कि हमने ऐसा रिसर्च टॉपिक लेना है, ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम लेनी है जो कि नर्सिंग रिसर्च प्रायोरिटीज में आती है, ठीक है। अब ये प्रायोरिटीज कौन कौन सी हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी, डिफरेंट रिसर्चर्स ने दी थी, ठीक है। ये हम देखते हैं इसकी कौन कौन सी प्रायोरिटीज हैं। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो दी थी, ये हमारे पास क्या है, NINR, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रिसर्च। इसने कहा था कि हमने ऐसी रिसर्च करनी है जिससे पेशेंट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। पेशेंट की जो उसकी जो हेल्थ है, जो उसकी क्वालिटी केयर है, वो इम्प्रूव होनी चाहिए। तो हमने ऐसे टॉपिक लेने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, NINR, ठीक है। NINR ये भी एक एब्रीविएशन है, ये ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। इसने क्या कहा था, आपने ऐसा रिसर्च टॉपिक लेना है जिसमें फोर एरियाज उसके ऊपर आपने फोकस करना है। अब वो फोर एरियाज कौन कौन से हैं, सिम्टम मैनेजमेंट के ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है। आपने कोई ऐसा टॉपिक लेना है, कोई ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम लेनी है जिसमें आप किसी भी सिम्टम को उसको जो है ना स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी डिजीज की सिम्टम के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो। उसके बाद वेलनेस को प्रमोट करने के ऊपर आपने स्टडी करनी है, ठीक है, कि आपने कैसे वेलनेस को प्रमोट कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर कैसे इलनेस को, डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपने बेसिक जो आपका एरिया है वो यही होना चाहिए वेलनेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट है, मतलब कोई डिजीज हो गई है तो उसमें जो पेशेंट है वो कैसे
मैनेज कर सकता है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड ऑफ लाइफ एंड पैलिएटिव केयर, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर सीसीएन के अंदर के जो पैलिएटिव केयर है उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, उसको स्पिरिचुअल इमोशनल फिजिकल केयर प्रोवाइड करते हैं, सिम्टम को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो NINR ने कहा था कि आपने जब भी कोई सर्च प्रॉब्लम को उसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर स्टडी करनी है, तो आपने इन चारों टॉपिक्स के ऊपर फोकस करते हुए अपना जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको चूज करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब एक और एजेंसी थी, AHRQ, ठीक है, एजेंसी फॉर हेल्थ केयर रिसर्च एंड क्वालिटी। इसने क्या कहा था कि आपने कौन कौन से एरियाज के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग केयर टू पीपल, ठीक है, मतलब कि हमने पीपल की, पर्सन की या पेशेंट्स की केयर को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी केयर फॉर लो इनकम, मतलब हमने लो इनकम में रहते हुए क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसके ऊपर आप स्टडी करें, ठीक है। उसके बाद क्या, रिसर्च फोकस्ड ऑन ट्रांसलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ रिसर्च इनटू प्रैक्टिस, मतलब कि आपने ऐसी रिसर्च करनी है कि उसको हम प्रैक्टिस में लेके आ सकें, उसको हम पॉलिसी में लेके आ सकें, ठीक है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद क्या है, रिसर्च टू प्रमोट करियर डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये चार मेजर एरियाज हैं जो कि इस एजेंसी ने बताए थे कि हमने जब भी कोई सर्च प्रॉब्लम को चूज करना है तो हमने इन एरियाज पे फोकस करना है। जब हम इन एरियाज पे फोकस करेंगे तब हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होगी। तो ये हमारे पास थे इसके चार क्राइटेरियाज, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कुछ WHO ने दिए थे इसकी जो प्रायोरिटी एरियाज हैं, ये आपने इसके वही सिंपल सी हैं कि हमने हेल्थ को प्रमोट करना है, ठीक है, हमने कोई ऐसी प्रॉब्लम लेनी है जिससे पेशेंट की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो, ठीक है, हमने डिजीज से प्रिवेंट करना है, न्यू स्टडीज करनी है, नो डिजीजेस को जो है ना हमने देखना है कि उसके ऊपर हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, हमको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या चेक करना होता है कि जो नर्सिस हैं उनकी एजुकेशन की प्रैक्टिस को भी हमने इन्हांस करना है, तो हमने उसकी क्वालिटी एजुकेशन को के ऊपर भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं WHO की तरफ से, ठीक है। ये आपने इसी तरह आपने मार्क करने हैं, WHO ने दिए थे, उसके बाद AHRQ ने दिए थे और NINR ने दिए थे, ठीक है। ये NINR का ये लिखा हुआ एब्रीवेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रिसर्च, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एग्जामिनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ अ स्टडी प्रॉब्लम एंड पर्पस, ठीक है। अच्छा, जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को चूज कर रहे होते हैं, रिसर्च टॉपिक को चूज कर रहे होते हैं, तो आपने ये भी देखना होता है कि वो फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। फिजिबल का मतलब क्या है कि इसमें आगे हमने 4 पॉइंट्स को देखना होता है, अगर वो 4 पॉइंट्स हमारे फुलफिल हो रहे हैं तो मतलब कि हम उस रिसर्च प्रॉब्लम को, स्टडी प्रॉब्लम को चूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिसर्चर एक्सपर्टीज, ठीक है। जैसे कि अब रिसर्चर जो है वो डिफरेंट लेवल पे हो सकते हैं, BSN लेवल पे जो है वो रिसर्चर्स की अलग नॉलेज होता है, अलग एजुकेशन होती है, अलग उनकी एक्सपर्टीज होती हैं। अगर आगे चले जाएं BSN लेवल, सॉरी MSN लेवल पे, PhD लेवल पे, तो उनकी जो एक्सपर्टीज है वो इंक्रीज होती जाती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे, अपनी नॉलेज की बेस पे आपने स्टडी कंडक्ट करनी है, आपने जो टॉपिक है, जो प्रॉब्लम है वो चूज करनी है, ठीक है। कि आपका क्या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, कितने आप एक्सपर्ट हैं, कितना आपके पास नॉलेज है, कितनी आपके पास एजुकेशन है, उसकी बेस पे आपने जो स्टडी है वो कंडक्ट करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जो हमारे पास PhD होते, डॉक्टर्स होते हैं या पोस्ट डॉक्टरेट डिग्रीज होल्डर होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, वेरी एजुकेशनल उनका बैकग्राउंड होता है उनके पास, ठीक है। उनके पास एक्सपर्टीज होती है, तो वो ऐसे टॉपिक चूज करते हैं जो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास अगर BSN लेवल पे देखें तो उनके पास कम नॉलेज होता है रिसर्च के बारे में, तो वो सिंपल टॉपिक जो है वो चूज करते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे जो है वो टॉपिक जो है वो चूज करना होता है, ठीक है। रिसर्चर इसमें आपने वर्ड यूज करना है, जो रिसर्च कर रहा है तो उसकी एक्सपर्टीज की बेस पे टॉपिक हमने चूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मनी कमिटमेंट। अब सारी बात है, जब आप स्टडी करते हैं तो आपको कॉस्ट भी आती है, आपने डाटा कलेक्शन करनी होती है, आपने क्वेश्चन एयर प्रिंट करवाने होते हैं, आपने आपके और भी बहुत सारे जो है वो कॉस्ट आती हैं इस पे। तो आपने ये देखना है कि आपने ऐसी स्टडी चूज करनी है, ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो, ठीक है। या फिर आपने जो आपने क्या करना है कि दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं तो आप अपनी जिस इंस्टीट्यूशन के अंडर आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आप उनसे फंडिंग ले सकें, या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आपको फंडिंग प्रोवाइड करती हैं फॉर कंडक्टिंग अ रिसर्च, ठीक है। तो आपने इसका भी ख्याल रखना होता है कि आपके पास मनी अवेलेबल है कि नहीं है। आपने अमाउंट ऑफ मनी के बेस पे जो है वो अपनी प्रॉब्लम और पर्पस को चूज करना होता है, ठीक है। कुछ स्टडीज होती हैं जिसमें बहुत बहुत मिनिमम सा कॉस्ट होती है, जिसमें जो सिंपल स्टडीज होती हैं, ठीक है। और कुछ हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं, उस पर इवन मिलियन ऑफ डॉलर जो है वो एक्सपेंड हो सकते हैं, तो हमने उसकी बेसिस पे जो है वो अपना देखना होता है कि वो फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एग्जामिन करते हुए हमने स्टडी कंडक्ट करनी होती है, ठीक है।
उसके अलावा कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ ऐसी फाउंडेशंस होती हैं जो कि फंडिंग प्रोवाइड कर रही होती हैं स्टडीज को कंडक्ट करने के लिए, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि नहीं करती, तो आपने वो सारा खुद ही अरेंज करना होता है। ठीक है, तो आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को माइंड में रखते हुए टॉपिक को सिलेक्ट करना है, रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ये वही बात है कि सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे है पार्टिसिपेंट, मतलब जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट करना है। जैसे आपने, आपकी जो पॉपुलेशन है वो नर्सिज हैं, तो आपके पास आपने ये देखना है कि जो नर्सिज हैं वो इजीली हमें अवेलेबल हैं कि नहीं है हॉस्पिटल में। ठीक है, तो आप इनको देखते हुए जो है वो अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है कि अगर हम नर्सिज की पॉपुलेशन ले रहे हैं तो आया कि हमें वहाँ से प्रॉपर डाटा मिल सकता है, प्रॉपर जो हमने डाटा कलेक्शन करनी है, क्वेश्चन फिल करवाने हैं, वो हमें वो फिल करके दे देंगी कि नहीं देंगी। ठीक है, तो हमने उसी बेस पे जो है अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये बात होगी सब्जेक्ट्स की, पार्टिसिपेंट की। उसके बाद फैसिलिटीज की बात करनी है हमने। ठीक है, कि हमने जो भी इसमें अपना सामान यूज करना है, जो भी हमें फैसिलिटीज चाहिए वो हम प्रोवाइड कोई हमें करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, वो हमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखनी है इक्विपमेंट्स। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हमें इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं, लाइक हम कोई भी इंटरवेंशन के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास स्टडी होती है ना, क्वालिटेटिव स्टडी, उसमें हम क्या करते हैं, इंटरव्यूज करके डाटा लेते हैं। ठीक है, तो हमने इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करना होता है ना, तो हमें इसमें रिकॉर्डर चाहिए होते हैं, टेप रिकॉर्डर चाहिए होते हैं, वीडियो भी और ऑडियो भी। ठीक है, तो इसमें हम क्या, ये हमारे पास क्या इक्विपमेंट है ना, कि हमें इसमें चाहिए होते हैं रिकॉर्डर। तो अगर हमें ये अवेलेबल होगा, हम हमें कोई प्रोवाइड करेगा, तो तब हम ये जो स्टडी है वो करेंगे क्वालिटेटिव स्टडी, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि इतनी कॉस्ट आ जाती है इसके ऊपर। ठीक है, तो वो हम खुद जो है वो इसको नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने इन सबको माइंड में रखते हुए अपना जो टॉपिक है, जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो चूज करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे इसकी थर्ड इसका टॉपिक। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ इसका क्राइटेरिया है एथिकल कंसिडरेशन, मतलब कि इसमें आते हैं पेशेंट के राइट वगैरह आ जाते हैं, कि हमने कोई भी अगर टॉपिक चूज किया है तो हमने ऐसा चूज करना है जिससे अगर हम स्टडी करें तो पेशेंट को कोई हार्म ना हो। ठीक है, हमने जब कोई डाटा कलेक्ट करना है उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो हमने पहले पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, उससे कंसेंट लेना है। ठीक है, उसको हमने कोई मतलब बेनिफिट्स उसको हो सकता है, लेकिन उसको हमने कोई हार्म नहीं पहुंचाना। ठीक है, तो ये कुछ एथिकल कंसिडरेशन है जो कि हमने माइंड में रखनी है कोई भी स्टडी करते हुए, रिसर्च स्टडी करते हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, इसके फोर क्राइटेरियाज थे जो कि हमने चेक करने होते हैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर देखें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पार्ट इसका था चैप्टर का, वो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं और हाइपोथेसिस क्या होती हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या है, ये हमारे पास क्लियर कंसाइज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है। ठीक है, कि आपका बेसिक पर्पस क्या है, ठीक है, गोल क्या है, जो कि हमारे गोल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट होती है, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी स्टडी के गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसको हम हमेशा जो है वो प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। उसके अलावा इसका दूसरा नाम है, इसको हम एम्स भी कह सकते हैं, रिसर्च एम्स या फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो ये जो स्पेसिफिकली जो है ना, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम बनाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, और जो हमारे पास कोरिलेशनल स्टडी है उसके अंदर मोस्टली जो है वो हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐसा कोई लिखा नहीं हुआ, बाकी हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है रिसर्च क्वेश्चन। अब जो रिसर्च क्वेश्चन है ये आपको पता है, ये होता है इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होती है। ठीक है, इसको इसको भी हम प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और आगे देखें तो इसमें क्या है, रिसर्च क्वेश्चन जो है वो हम यूज करते हैं किसके अंदर लिखते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडीज के अंदर लिखते हैं। ठीक है, या फिर कोरिलेशनल स्टडी के अंदर भी लिख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास है ये क्वासाई एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटल, इन सब के अंदर जो है वो रिसर्च क्वेश्चन हम जनरेट करते हैं, डिवेल्प करते हैं। ठीक है, बस हमें डिफरेंस क्या याद करना है कि ये हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, और वो कौन सी है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको हम एम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा गोल्स होते हैं, ये फोकस होते हैं स्टडी का। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं लास्ट पे। ठीक है, जिसको हम बना लेते हैं, और ये हम चारों टाइप्स में यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टडीज है, चार टाइप्स हमने पढ़ी थी उन सब में हम रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने इतना ही करना है। उसके बाद ये है हाइपोथेसिस। अच्छा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये हमारा जो थोड़ा पार्ट है थोड़ा लेंथी है, इसमें हम पढ़ेंगे इसकी क्या टाइप्स हैं, कैसे हम इसको जनरेट करते हैं, इनके टाइप्स में क्या डिफरेंस है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। ठीक है, ये सारा आपने अच्छे से रीड करना है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, कि जो सबसे पहले हमने देखा
रिसर्च टॉपिक और रिसर्च प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद के तीन एलिमेंट्स थे टेबल में, वो आपने करने हैं, इंपॉर्टेंट है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने देखा रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद सिग्निफिकेंस हम कैसे चेक करते हैं, और इसके अलावा हमने देखा फिजिबिलिटी जब हमने चेक करनी है रिसर्च प्रॉब्लम की तो कौन कौन से पॉइंट्स को हमने देखना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपने मार्क करने हैं, जो एमसीक्यूज ऊपर मार्क किए हुए हैं वो भी आपने अपनी बुक के ऊपर नोट कर लेने हैं, ठीक है। बाकी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।